गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछले क्लास में 30 से 60 तक के क्वेश्चन किए थे। तो आज हम उससे आगे का क्वेश्चन करेंगे। तो आगे है 61 क्वेश्चन नंबर। कृषकों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो इसका आंसर है तीसरा, केवल खेती बाड़ी से होने वाली आय को दोगुना किया जाना है। और इसकी व्याख्या है, केवल खेती बाड़ी से होने वाली आय को दोगुना किया जाना है। यह कथन कृषकों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य के संदर्भ में सही नहीं है। सरकार निम्न 7 सूत्री रणनीतियों द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने का प्रयत्न कर रही है। पहला, खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से मूल्यवर्धन को बढ़ावा देना। दूसरा, प्रति बूंद अधिक फसल के संसाधन के सृजन पर एंड टू एंड सॉल्यूशन के साथ सिंचाई पर बल देना। तीसरा, कटाई के बाद होने वाले नुकसान पर नियंत्रण रखने के लिए गोदाम व कोल्ड स्टोरेज चेन में विनियोजन। चौथा, प्रत्येक खेत की मृदा की गुणवत्ता के अनुसार गुणवत्ता बीज और पोषक तत्वों का प्रावधान। पांचवा, कृषि संबंधित जोखिमों को फसल बीमा योजना के माध्यम से कम लागत पर नियंत्रित करना। छठा, राष्ट्रीय कृषि बाजारों का कार्यान्वयन। सातवां, डेयरी पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, बागवानी, मत्स्य पालन जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देना। आगे क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका आंसर हो जाएगा चौथा, ग्लोबल वार्मिंग में पृथ्वी की सतह के औसत तापमान में वृद्धि होती है। इसकी व्याख्या है, ग्लोबल वार्मिंग में पृथ्वी की सतह के औसत तापमान में वृद्धि होती है। ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण हरित गृह गैसों का बढ़ता हुआ स्तर है। औद्योगिक तथा अन्य मानवीय क्रियाओं के कारण धीरे धीरे क्रमिक रूप से वायुमंडल के औसतन तापमान में वृद्धि को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्रीन हाउस गैसें मुख्य कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प पृथ्वी के तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस के ग्लोबल स्तर पर बनाए रखती है। आगे क्वेश्चन नंबर 63, आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था और अधिक औपचारिक बनती जा रही है। इसे निम्नलिखित में से किस परिवर्तन द्वारा दर्शाया गया है। नीचे दिए गए कुटों में से सही उत्तर को चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी कि ए, बी और सी तीनों ही। ए, वस्तु और सेवा कर लगाए जाने से और अधिक फर्में अप्रत्यक्ष कर के दायरे में आ गई है। बी, विमुद्रीकरण के पश्चात आयकर विवरणी भरने वाले व्यक्तियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। सी, औपचारिक वित्त क्षेत्र में बचत में वृद्धि हुई है। इसकी व्याख्या है, आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था और अधिक औपचारिक बनती जा रही है। इसे कथन ए, बी और सी के परिवर्तनों द्वारा दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त अप्रत्यक्ष करदाताओं की संख्या में 50% की वृद्धि दर्ज की गई है। वही विमुद्रीकरण के पश्चात व्यक्तिगत आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या में लगभग 18 लाख की वृद्धि दर्ज की गई है। गैर कृषि क्षेत्र में 30% रोजगार बढ़ा है तथा साथ ही जीएसटी के अंतर्गत 50% रोजगार बढ़ा है। आगे क्वेश्चन नंबर 64, भारत के वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा, ना तो ए और ना ही बी। इसकी व्याख्या है, भारत के वित्त आयोग के संबंध में कथन ए और बी सही नहीं है। वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वर्ष 1951 में किया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष केसी नियोगी थे तथा वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं। वित्त आयोग अनुच्छेद 275 के तहत राज्य को अनुदान सहायता प्रदान करता है। आगे क्वेश्चन नंबर 65, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के हिस्से में पिछले वर्षों में कमी आई है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका सही कारण है। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, शिक्षित ग्रामीण युवा कृषि को व्यवसाय के रूप में नहीं अपना रहे हैं। इसकी व्याख्या है, शिक्षित ग्रामीण युवा कृषि को व्यवसाय के रूप में नहीं अपना रहे हैं। यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के हिस्से में पिछले वर्षों में आई कमी का कारण नहीं है। वर्तमान में कृषि क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में 16.38% का योगदान है। इस क्षेत्र में वर्तमान समय में 49% लोगों को रोजगार मिल रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वर्षों में कृषि के हिस्से में लगातार कमी आने के निम्नलिखित कारण है। पहला, अर्थव्यवस्था में गैर कृषि क्षेत्रों में अपेक्षाकृत तीव्र वृद्धि दर जैसे सेवा क्षेत्र।
दूसरा, कृषि वस्तुओं की पैदावार में स्थिरता या धीमी वृद्धि। तीसरा, कृषि वस्तुओं के संदर्भ में निम्न मूल्य वर्धन। आगे क्वेश्चन नंबर 66। पिछले दशक में भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सबसे अधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आया? तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, सेवा क्षेत्र। इसकी व्याख्या है, पिछले दशक में भारत में सबसे अधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सेवा क्षेत्र में 18% आया। विदेशी निवेश आकलन में सेवाओं के हिस्से की गणना में कुछ समस्याएं हैं, क्योंकि कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, दूरसंचार और निर्माण जैसे कुछ क्षेत्रों में सेवाओं और वस्तुओं में कार्यों का स्पष्ट भेद करना मुश्किल है। आगे क्वेश्चन नंबर 67। भारत में द्वितुलन पत्र की समस्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आंसर हो जाएगा 2, ए और बी। ए, अति उत्तोलित कॉरपोरेट ऋण। बी, राष्ट्रीयकृत बैंकों की गैर निष्पादनकारी अस्थियों की अधिकता। इसकी व्याख्या है, भारत में द्वितुलन पत्र की समस्या के संदर्भ में कथन ए और बी सही है। गैर निष्पादनकारी अस्थियां ऐसी संपत्तियां हैं जिन्होंने बैंक के लिए आय प्रवाह उत्सर्जन बंद कर दिया है। बैंक की संपत्ति में अधिकतर ऋण शामिल होते हैं, और जब ये ऋण भुगतान असफल होते हैं तो उन्हें गैर निष्पादनकारी अस्थियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 68। वर्ष 2016-17 में भारत सरकार ने केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं को पुनर्संरचित किया। पुनर्संरचना से संबंधित सही कथनों का चयन नीचे दिए गए गुटों के सहायता से करें। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, ए और बी। ए है, नीति आयोग की 80 परिषद द्वारा पुनर्संरचना का निर्णय लिया गया। बी है, इससे व्यय की अतिव्याप्ति नहीं होगी और केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं में पारदर्शिता और प्रभावीपन आएगा। इसकी व्याख्या है, पुनर्संरचना के संदर्भ में कथन ए और बी सही है। केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं ऐसी योजनाएं हैं जो राज्य सरकारों द्वारा लागू की जाती है। इन योजनाओं की लागत 50:50, 70:30, 75:25 या 90:10 के अनुपात में साझा आधार पर वहन की जाती है। लागत अनुपात के आधार पर बड़ा हिस्सा हमेशा केंद्र द्वारा वहन किया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 69। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार शहरीकरण के अंश के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को घटते क्रम में लगाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड, CABD, यानी कि गोवा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब। इसकी व्याख्या 2011 की जनगणना के अनुसार शहरीकरण के अंश के अनुसार दिए गए राज्यों का घटता क्रम इस प्रकार है। गोवा 62.17% शहरी आबादी के साथ सबसे अधिक शहरीकृत राज्य है। दूसरा, तमिलनाडु 48.45% शहरी आबादी वाला राज्य दूसरे स्थान पर है। महाराष्ट्र 45.23% शहरी आबादी वाला राज्य तीसरे स्थान पर है। चौथा, पंजाब 37.49% शहरी आबादी वाला राज्य चौथे स्थान पर है। आगे क्वेश्चन नंबर 70। 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार भारत का बाह्य ऋण सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से किस सीमा में था? तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा, 20 से 22%। इसकी व्याख्या 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार भारत का बाह्य ऋण 20 से 22% की सीमा में था। दिसंबर 2017 के अंत तक भारत का कुल बाह्य ऋण $513.4 बिलियन था, जिसमें से 79% हिस्सा निजी व्यवसायों और अन्य गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा लिया गया विदेशी ऋण का था। आगे क्वेश्चन नंबर 71। जनांकीय लाभांश पर विचार के संदर्भ में भारतीय राज्यों में जनांकीय द्वैतता प्रदर्शित हो रही है। इस संबंध में निम्नलिखित कारकों पर विचार करें। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, केवल ए सही है, यानी कि कुल प्रजनन दर। इसकी व्याख्या है,
जनांकीय लाभांश पर विचार के संदर्भ में भारतीय राज्यों में जनांकीय द्वैतता प्रदर्शित हो रही है। इस संबंध में कुल प्रजनन दर कारक सही है। जनसांख्यिकीय लाभांश जनसंख्या ढांचे में बढ़ती युवा एवं कार्यशील जनसंख्या तथा घटते आश्रितता अनुपात के परिणाम स्वरूप उत्पादन में बड़ी मात्रा के सृजन को प्रदर्शित करता है। जनसांख्यिकीय आंकड़ों के अनुसार आज लगभग 60% भारतीय 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग के हैं और कुल लगभग 35% 15 से 34 वर्ष के हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय अर्थव्यवस्था निम्नलिखित में से घटनाओं को क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो इसका आंसर है दूसरा, यानी कि ADBC। ए 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण का पहला चरण। डी भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना। बी बैंकिंग प्रणाली पर नरसिम्हम प्रथम समिति का गठन। सी फेमा अधिनियम को अधिनियमित करना। इसकी व्याख्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में दी गई घटनाओं का सही कालक्रम इस प्रकार है। भारत सरकार द्वारा 19 जुलाई 1969 को 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जिनकी जमा राशि 50 करोड़ या उससे अधिक थी। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का यह प्रथम चरण था। भारत सरकार द्वारा भारतीय निर्यात आयात बैंक अधिनियम 1981 के अंतर्गत भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना की गई। 1982 में इस बैंक का परिचालन शुरू हुआ। यह बैंक एक शीर्ष निर्यात ऋण एजेंसी के रूप में वित्त प्रदान करता है। बैंकिंग प्रणाली में सुधारों से संबंधित प्रथम नरसिम्हम समिति वर्ष 1991 में बनी थी। यह समिति पूरे वित्त सुधार से जुड़ी थी। विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम के लिए विधेयक को भारत सरकार द्वारा 4 अगस्त 1998 को संसद में पेश किया गया तथा यह वर्ष 1999 में अस्तित्व में आया। इस अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य बाहरी व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाना तथा भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास और रख रखाव को बढ़ावा देना है। आगे है क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही रूप से सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा, विश्व भुखमरी सूचकांक संयुक्त राष्ट्र संघ। ये सही नहीं है और इसकी व्याख्या है, विश्व भुखमरी सूचकांक की संकल्पना संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा नहीं दी जाती है। यह सूचकांक प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्था द्वारा 2 गैर सरकारी संगठनों वर्ल्ड हंगर हेल्प और कंसर्न वर्ल्ड वाइड से प्रकाशित किया जाता है। विश्व भुखमरी सूचकांक वर्ष 2020 में भारत 107 देशों में 94वें स्थान पर रहा। आगे क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित आरेख पर विचार कीजिए जो बढ़ रही लागत के अंतर्गत वस्तु के उत्पादन को दर्शाता है। यदि वस्तु पर इकाई कर अधिरोपित किया जाता है तो क्रेता पर पड़ने वाले कर भार की राशि क्या होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा, RQ। इसकी व्याख्या है, RQ का भार की राशि क्रेता पर पड़ेगी, वही विक्रेता द्वारा RL राशि का कर भार उठाया जाएगा। चूँकि कर की कुल मात्रा LQ है, जो पूर्ति वक्र SS और S डैश के लंबवत अंतर से इंगित किया जाता है। वस्तु पर कर अधिरोपित करने पर नीचे दिए गए रेखाचित्र में SS पूर्ति वक्र बाईं ओर विवर्तित होता है, जहाँ नया साम्य बिंदु Q होगा, जहाँ विक्रेता द्वारा OP कीमत NO मात्रा का उत्पादन किया जाता है। यहाँ QL मात्रा का कर आरोपित है, जिसमें से RQ का भार कीमत में जोड़कर क्रेता पर डाल दिया जाता है, वहीं RL पर भार विक्रेता द्वारा वहन किया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, A और B दोनों। तो A है, साझे संसाधन प्रतिद्वंदी और अपवर्जनीय होते हैं। B, सार्वजनिक वस्तु अप्रतिद्वंदी और अपवर्जनीय होते हैं। इसकी व्याख्या, दिए गए कथन A और B दोनों सत्य है। साझे संसाधन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जैसे जल में मछली भंडार, भीड़ भाड़ वाले सड़क व स्वच्छ पानी आदि आते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन प्रतिद्वंदी व तथा अपवर्जनीय होते हैं, जबकि वही राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक उद्यान आदि सार्वजनिक वस्तुएं हैं। सार्वजनिक वस्तुओं पर समाज के सभी व्यक्तियों का समान अधिकार होता है, अतः ये वस्तुएं अप्रतिद्वंदी तथा अपवर्जनीय हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन के कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें।
तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी कि CABD। तो पहला जाएगा सी, दी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंटरेस्ट एंड मनी। ए हो जाएगा दी एफ्लुएंट सोसाइटी। बी एशियन ड्रामा। डी डेवलपमेंट एज फ्रीडम। दी गई पुस्तकों का उनके प्रकाशन के कालक्रमानुसार सही कालक्रम इस प्रकार है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंटरेस्ट एंड मनी वर्ष 1936 में प्रकाशित हुई। यह पुस्तक J.M. कीन्स द्वारा लिखी गई। दी एफ्लुएंट सोसाइटी वर्ष 1958 में प्रकाशित हुई। इसके लेखक जॉन केनेथ गैलब्रेथ हैं। एशियन ड्रामा वर्ष 1968 में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक के लेखक गुनार मिर्डल है। इस पुस्तक में एशियाई देश के संदर्भ में गरीबी का 10 वर्ष का अध्ययन किया गया। डेवलपमेंट एज फ्रीडम वर्ष 1999 में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में अमर्त्य सेन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विकास में स्वतंत्रता को चर के रूप में माना गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 77, किन के कारणों से बाजार विफलता हो सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों, यानी कि अब पहला है अपूर्ण प्रतिस्पर्धा और दूसरा है बाह्यताएं। इसकी व्याख्या है, अपूर्ण प्रतिस्पर्धा और बाह्यताएं दोनों कारणों से बाजार विफल हो जाता है। अर्थशास्त्र में बाजार विफल ऐसी स्थिति को कहते हैं जहां लेन देन में आर्थिक दक्षता ना हो। ऐसी स्थिति में यह संभव होता है कि किसी लेन देन में एक पक्ष का लाभ बिना किसी दूसरे पक्ष को हानि कर बढ़ सकता है, लेकिन बढ़ता नहीं है। बाजार विफलताओं के निम्न कारण हैं। पहला अपूर्ण प्रतिस्पर्धा, दूसरा बाह्यताएं, तीसरा असममित सूचनाएं, चौथा उभयनिष्ठ की त्रासदी, पांचवा एकाधिकार प्रतियोगिता, छठा संपत्ति के अधिकारों का परिभाषित न होना, सातवां अपूर्ण बाजार, आठवां श्रमातिरेक। आगे क्वेश्चन नंबर 78, पूंजीगत लाभ का अर्थ है। उसका आंसर हो जाएगा पहला आस्ति के मूल्य में वृद्धि। इसकी व्याख्या, पूंजीगत लाभ का अर्थ है आस्ति के मूल्य में वृद्धि है। जब कोई प्रतिभूति, शेयर, डिबेंचर, मकान या कोई अन्य संपत्ति अपनी क्रय लागत या निर्माण लागत से अधिक मूल्य पर बिकती है तो इस प्रकार होने वाले लाभ को पूंजीगत लाभ कहा जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 79, पाल्मा अनुपात किसका माप है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला आय की असमानता। इसकी व्याख्या, आय की असमानता का माप पाल्मा अनुपात है। जब 40% GDP का भाग 10% समृद्ध लोगों के पास रहता है तो इसे पाल्मा अनुपात कहा जाता है। आय की असमानता का माप पाल्मा अनुपात है। चिली के अर्थशास्त्री गोब्रियल पाल्मा के नाम पर रखा गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 80, अभिकथन A16 के वृद्धि मॉडल के अनुसार संतुलन की दशा में पूंजी श्रम अनुपात में परिवर्तित नहीं होता है। तर्क, R, पूंजी और श्रम के बीच प्रतिस्थापन संभव है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। इसकी व्याख्या, 16 के वृद्धि मॉडल के अनुसार संतुलन की अवस्था में पूंजी श्रम अनुपात में परिवर्तन नहीं होता, यह स्थिर होता है क्योंकि संतुलन के पूंजी और श्रम साधनों के मध्य प्रतिस्थापन संभव है, जिससे सतत समृद्धि दर की स्थिति प्राप्त होती है। आगे क्वेश्चन नंबर 81, अभिकथन ए, तुलनात्मक लाभ की तर्ज पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वर्तमान संसाधनों की वितरणात्मक दक्षता में सुधार लाता है। तर्क, आर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समृद्धि का इंजन है। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं है। इसकी व्याख्या, तुलनात्मक लाभ की तर्ज पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वर्तमान संसाधनों की वितरणात्मक दक्षता में सुधार लाता है, क्योंकि यहाँ जो देश जिस वस्तु के उत्पादन में निपुण अर्थात तुलनात्मक रूप से अन्य देश से कम लागत पर वस्तु उत्पादित कर सकता है तो वह उस वस्तु में विशिष्टीकरण द्वारा अपने संसाधनों का इष्टतम आवंटन कर सकता है। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समृद्धि का इंजन है, क्योंकि यह किसी वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण द्वारा साधनों को अधिक कुशल उपयोग के लिए प्रोत्साहित करके रोजगार सृजन करता है। वहीं व्यापार लोगों को ऐसी वस्तुएं भी उपलब्ध कराता है जिनका उत्पादन विभिन्न कारणों से किसी देश में नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, अतः विकल्प 2 सही उत्तर है।